हेलो दोस्त। मैं पिछले लेक्चर में बताया था आपको परमाणु परमाणु का सिद्धांत और परमाणु की जो तीन पार्टिकल हैं यानी परमाणु को जब बांटा गया तो तीन कणों में उसको विभाजित किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम लेके आए हैं उसके आगे का जो टॉपिक है परमाणु का सिद्धांत। और कौन कौन से सिद्धांत थे, जैसे पहले वाला जो परमाणु का सिद्धांत था वो तो गलत हो गया, जो कि कौन दिए थे, डेमोक्रिटस और महर्षि कणाद बोले थे कि परमाणु ही छोटा से छोटा कण है और ज़्यादा बांटना उसको संभव नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि परमाणु को बाद में तीन पार्ट में बांटा गया, यानी महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस का जो सिद्धांत था वो गलत हो गया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, है ना। परमाणु का जो सिद्धांत जे जे टॉमसन दिए थे वो वाला, जे जे टॉमसन क्या बोले थे परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, वो हम देखते हैं। यानी जे जे टॉमसन इलेक्ट्रॉन का तो खोज किया था 1897 में। आप देख ही रहे हैं, ऋण आवेशित कण है, आवेश हम लिख दिए यहाँ पे 1.6 10 का पावर -19 कूलम। तो जे जे टॉमसन क्या बता रहे थे परमाणु के, है ना, सिद्धांत के बारे में। तो आइए पहले हम हेडिंग लगाते हैं जे जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं जे जे टॉमसन के बारे में। बाकी और भी ज़्यादा परमाणु सिद्धांत हैं, जैसे रदरफोर्ड क्या बोले थे, नील्स बोर क्या बोले थे, वो सब हम बताएंगे दोस्त बारी बारी से। तो अभी हम हेडिंग लगाते हैं जे जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत, है ना। जे जे जो जे जे टॉमसन है, जे जे, है ना, टॉमसन, जे जे टॉमसन का, जे जे टॉमसन का परमाणु सिद्धांत, है ना, परमाणु, है ना, सिद्धांत। जे जे टॉमसन साहब क्या बोल रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जे जे टॉमसन तो खोज कर दिए थे किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जे जे टॉमसन क्या बोल रहे थे परमाणु के बारे में, तो ये बोले थे कि परमाणु क्या है, इनके अनुसार अगर हम लिखें तो ये बोला था कि परमाणु धन आवेशित कण है, परमाणु, है ना, धन आवेशित गोला है, धन आवेशित, धन आवेशित गोला है। यानी जे जे टॉमसन क्या बोल रहे थे कि परमाणु क्या है, धन आवेशित गोला है। धन आवेशित गोला का मतलब हो गया दोस्त प्रोटॉन, है ना, बिखरे पड़े हैं परमाणु के अंदर। यानी ये क्या बताया जे जे टॉमसन ने कि परमाणु एक गोला है, लेकिन वो कैसा है, धन आवेशित गोला है, जिसमें 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 इन्होंने क्या बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, बीच बीच में बिखरे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन बीच, है ना, बीच में, बीच बीच में बिखरे पड़े हैं, बिखरे, है ना, पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। यानी ये बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे हमें पिक्चर से आपको क्लियर करते हैं। ये क्या बोले थे, ये बोले थे कि परमाणु जो है वो धन आवेशित गोला है। ये देखिए परमाणु को इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला है, एक धन आवेशित गोला है, यानी बहुत सारा धन आवेश है परमाणु के अंदर, धन आवेशित गोला है। और इस धन आवेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है बीच बीच में, इलेक्ट्रॉन क्या है, बिखरे हुए हैं। धन आवेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बिखरे हुए हैं। ये कौन बोल रहा था, जे जे टॉमसन। तो जे जे टॉमसन का कहना था कि परमाणु धन आवेशित गोला है, बहुत सारे धन आवेशित कण है उसके अंदर। अब उसी के अंदर बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, बिखरे हुए। फिर इन्होंने क्या बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें प्रोटॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब आप बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश होगा वो प्रोटॉनों के कुल आवेश के बराबर होगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन धन आवेशित कण है। यानी जितना ऋण आवेश होता है किसी परमाणु के अंदर उतना ही क्या है, धन आवेशित भी होता है। यानी किसी परमाणु के अंदर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही क्या है, धन आवेश है। कौन बता रहे थे, जे जे टॉमसन। इन्होंने बोला था कि परमाणु धन आवेशित बोला है, यानी परमाणु के अंदर क्या है, धन आवेश तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बिखरे हुए हैं। फिर इन्होंने क्या बोला, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन भी है, यानी जितना इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश होगा उतना ही आवेश प्रोटॉन का होगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन धन आवेशित कण है, यानी आवेश एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और आवेश बराबर होने के कारण क्या है, टोटल आवेश शून्य हो जाता है, क्योंकि ऋण आवेशित जितना होगा उतना ही क्या है, धन आवेश भी है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो टोटल आवेश परमाणु के अंदर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इन्होंने बोला था कि परमाणु विद्युत क्या है, उदासीन है। तो ये इस निष्कर्ष पे निकला कि परमाणु उदासीन है। अब बोलोगे कैसे, तो उदासीन का मतलब होता है दोस्त जिसपे टोटल आवेश कितना हो, शून्य। अब टोटल आवेश शून्य इन्होंने कैसे बताया, आप समझ गए। इन्होंने क्या बोला, फिर से सुनिए, परमाणु धन आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला तो मैंने बना दिया। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बिखरे हुए हैं, ये भी इन्होंने बना दिया। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसके बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। प्रोटॉनों
प्रोटॉनों की संख्या के क्या है बराबर है। इसका मतलब टोटल आवेश जो इलेक्ट्रॉन पे होगा वो टोटल आवेश प्रोटॉन के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋण आवेश होते हैं, प्रोटॉन पे कैसे धन आवेश होते हैं। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा दोस्त, कट के क्या आ जाएगा, जीरो। यानी जब कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। कुल आवेश के बारे में बात करते हैं तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, जीरो। कुल आवेश जीरो होगा तो आप बोलोगे परमाणु क्या है, उदासीन है। परमाणु उदासीन है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ये प्रूव तो कर दिया जे टॉम्स। इन्होंने बोला कि परमाणु धन आवेशित गोला है, जो मैंने दिखा दिया आपको। फिर बोला इलेक्ट्रॉन बीच बीच में बिखरे हुए हैं। फिर इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है परमाणु के अंदर उतना ही है जितना प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो स्वाभाविक है कि टोटल आवेश जो इलेक्ट्रॉन पे होगा वो टोटल आवेश प्रोटॉन के बराबर होगा। जब टोटल आवेश बराबर है और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य। तो कुल आवेश शून्य होगा तो परमाणु विद्युत क्या होगा, उदासीन। तो परमाणु उदासीन है, ये बात तो सही है और हम भी जान रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में देखो मार्कर है, तो ये भी तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी इसके अंदर भी भर भर के परमाणु है। लेकिन इसको हम टच किए हैं तो किसी तरह का हमको झटका भी तो नहीं लग रहा है, किसी तरह का हमको करंट भी तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमाणु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन। यानी जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ज्यादा ऋण आवेश होते हैं, सॉरी जितने धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश होते हैं, यानी कुल आवेश शून्य हो जाता है। इसलिए परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ये सबसे पहले प्रूव किया था कौन, जे टॉमसन। तो आई होप कि जे टॉमसन आप समझ गए होंगे क्या है। अब जे टॉमसन के बाद आता है दोस्त रदरफोर्ड का सिद्धांत। कौन आता है, रदरफोर्ड का सिद्धांत। तो हम इसको क्लीन करते हैं और हम लिखते हैं आगे। अब देखते हैं रदरफोर्ड क्या बोले थे। परमाणु विद्युत उदासीन, ये तो प्रूफ हो गया। अब आते हैं रदरफोर्ड का सिद्धांत। रदरफोर्ड क्या बोले थे, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ, यानी इंग्लिश में अगर हम लिखें तो एटॉमिक प्रिंसिपल, एटॉमिक प्रिंसिपल, एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ रदरफोर्ड, ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे परमाणु के बारे में, वो हम बता रहे हैं आपको। तो रदरफोर्ड क्या बोला, रदरफोर्ड क्या बोला कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत जब आप पढ़ते हो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या इन्होंने किया था कि इन्होंने क्या किया, सोना का पतला पन्नी लिया, यानी सोना का एक चादर लिया जो काफी ज्यादा पतला था, और उस पर अल्फा कण का इन्होंने प्रहार करवाया। अल्फा कण का प्रहार करवाया। परमाणु सिद्धांत जब आप रदरफोर्ड का पढ़ेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि सोने का इन्होंने पतला चादर लिया था और उस सोने के पतले चादर पर किससे प्रहार करवाया था दोस्त, तो अल्फा कणों से इन्होंने प्रहार करवाया था, है ना। और अलग अलग इन्होंने निष्कर्ष पे निकला, और उसी निष्कर्ष को अभी हम डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं, सोना का पतला एक चादर हम बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए, ये मान लीजिए सोने का एक पतला चादर है, ये मान लीजिए आप सोने का एक पतला चादर है, ये सोने का पतला चादर है। ये सोना का जो गोल्ड है उसका क्या है, ये परमाणु है। क्योंकि सोना है तो सोना के अंदर भर भर के छोटे छोटे पदार्थ होंगे, वही क्या है, परमाणु है। तो ये छोटे छोटे कण को हम दिखा रहे हैं किसका, सोना का। सोना के ये छोटे छोटे कण हैं। यानी रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत में इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या लिया, सोने का पतला पन्नी लिया, यह सोने का पतला पतला चादर इन्होंने लिया, चादर लिया, और इस पर प्रहार किससे करवाया, तो अल्फा कण से, अल्फा कण से, अल्फा कण का इसके ऊपर इन्होंने प्रहार करवाया था। किसका, अल्फा कण का। अब बताएंगे आप कि अल्फा कण क्या है, तो अल्फा भी धनावेशित कण है। ये हीलियम का नाभिक होता है दोस्त, अभी आप याद रखना, ये धनावेशित कण है। कैसे कण है, तो ये धनावेशित कण है, अल्फा कण। और इसी का प्रहार करवाया था कौन, रदरफोर्ड। किसके ऊपर, सोने की पतली चादर के ऊपर इन्होंने प्रहार करवाया था। तो क्या क्या निष्कर्ष निकला, इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा कण है, इन्होंने क्या देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए बाहर निकल गया। इन्होंने क्या देखा कि जो अधिकतम जो अल्फा के किरण है
वो क्या हुआ, बिना विचलित हुए बाहर निकल गया, बिना विचलित हुए बाहर निकल गया। अभी हम बाहर निकाल देते हैं, ये देखो बाहर निकल रहा है, बिना विचलन का बाहर निकल रहा है, यानी जिस तरह से एंट्री हुआ था उसी तरह से ये बाहर भी जा रहा है, उसी तरह से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। इन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर जो अल्फा के कण है वो क्या हुआ, सोने की पतली चादर पे जब हम प्रहार करवाए यानी पास करवाए तो बिना विक्षेपण के देखते हुए सीधे सीधे ये पास हो रहा है। इन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने, कि जो अधिकतम संख्या में अल्फा कण है वो बिना विक्षेपण का सोने की पतली चादर को पार कर जाते हैं। कुछ कुछ जो अल्फा किरण है जो बीच से पास हो रहा था, जो बीच से पास होने वाला अल्फा किरण है दोस्त, वो विक्षेपित हो गया। वो क्या हुआ, विक्षेपित हो जाता है इस तरह से। बीच वाला जो अल्फा किरण बीच से पास हो रहा था वो विक्षेपित हो रहा था दोस्त, वो इस तरह से कुछ विक्षेपित हो रहा था। तो अब आप बताओ कि अल्फा कण तो धन आवेशित किरण है, कैसा है, धन आवेश। अगर ये सीधे सीधे पार हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा। क्योंकि आप जानते हैं विपरीत प्रकृति का जो आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये किरण जो आप डाल रहे हो ये तो धन आवेशित किरण है, यानी धन आवेश है। यहाँ पे ऋण आवेश होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऋण आवेश होगा, तभी तो धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित किया होगा और पार करवा दिया। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। यानी यानी आप ये समझ सकते हो कि जहां से अल्फा किरण डायरेक्ट बिना विक्षेपण का पास हो गया है वहां पे क्या होगा, ऋण आवेशित कण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं और अल्फा किरण धन आवेशित विकिरण है और विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो ये धन आवेश और यहाँ पे ऋण आवेश होगा, तभी तो ये आकर्षित किया होगा और डायरेक्ट क्या हो गया होगा, पार हो गया होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, ऋण आवेशित किरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होंगे, तभी तो ये धन आवेशित विकिरण को अट्रैक्ट कर लिया, आकर्षित कर लिया और सीधे सीधी बिना विक्षेपण का पार हो गया। तो यहाँ तक तो आपको पता है। अब बीच में जो अल्फा किरण डाला गया वो अल्फा किरण देख रहे हैं कि विक्षेपण हुआ उसमें, वो डायरेक्ट पार नहीं हो पाया, वो क्या हुआ, बेंड हो गया। इसका मतलब ये जो अल्फा किरण है धन आवेश, है ना, धन आवेश, ये विक्षेपित कब होगा, कब प्रतिकर्षित होगा। आप जानते हैं कि समान प्रकृति का जो आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति का जो आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रतिकर्षित हुआ है तो इसका मतलब है धन आवेशित किरण अगर जा रहा है और यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, धन आवेश वाला किरण होगा, यानी धन आवेशित कण होगा, प्रोटॉन होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा यहाँ पे। ये बात तो क्लियर हो गया होगा। और ऊपर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ऊपर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी जहां पे विक्षेपण हुआ है तो आप समझ जाइए वहां पे क्या है, प्रतिकर्षण हुआ है और समान प्रकृति का आवेश ही प्रतिकर्षित करता है। तो ये है धन आवेश, अल्फा किरण जो है धन आवेश है, इसका मतलब यहाँ पे भी धन आवेश वाला कण होगा, प्रोटॉन होगा, तभी तो विक्षेपण हुआ होगा। ऊपर में विक्षेपण नहीं हुआ क्योंकि वहां पे ऋण आवेशित कण है, एक दूसरे को आकर्षित कर लिया। यहाँ पे भी ऋण आवेशित कण है, एक दूसरे को आकर्षित कर लिया, तो आकर्षित कर लिया तो सीधे सीधी डायरेक्ट पार हो गया। यानी यहाँ से रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत ये स्पष्ट होता है। इन्होंने बोला था पहला बार कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतम संख्या में अल्फा कण बिना विक्षेपण के पार हो गया। इसलिए इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। तो पहला निष्कर्ष का क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तो ये तो पहला निष्कर्ष निकाला इन्होंने, परमाणु का अधिकांश भाग खाली। क्यों खाली है, क्योंकि आप देख रहे हो अधिकतम अल्फा कण बिना विक्षेपण के पार हो गया, कुछ ही अल्फा कण है जो कि विक्षेपित हुआ है और मुड़ गया है, तो अधिकांश भाग तो खाली है, स्वाभाविक है। दूसरा, अब आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो काफी कम होता है, यानी ऋण आवेशित कण का द्रव्यमान कम होता है, धन आवेशित कण का द्रव्यमान ज्यादा होता है। यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है किस पे डिपेंड होगा, प्रोटॉन पे डिपेंड होगा। और प्रोटॉन कहाँ है, केंद्र में है लगभग। तो इसलिए इन्होंने बोला कि परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो प्रोटॉन कहाँ है, लगभग केंद्र में है। यानी और प्रोटॉन का द्रव्यमान ही मेन होता है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान तो काफी ज्यादा कम है। यानी परमाणु का द्रव्यमान किस पे डिपेंड है दोस्त, तो आप बोलोगे प्रोटॉन पे डिपेंड है, क्योंकि प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का 2000 गुना है। इसका मतलब किसी भी परमाणु का द्रव्यमान किस पे डिपेंड है, प्रोटॉन पे डिपेंड है। तो आप बोलोगे कि परमाणु का जो द्रव्यमान है अधिकांशतः कहाँ पे, देखो केंद्र में है। तो दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र में होता है। परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित है, केंद्र में
केंद्र में केंद्रित है, केंद्र में केंद्रित है, केंद्र में है ना केंद्रित है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, नाभिक कहा है ना जाता है। इन्होंने क्या बोला दूसरा पॉइंट कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे है, केंद्र में है, और अधिकांश भाग क्या है, खाली है। तो जो खाली वाले भाग है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं दोस्त, आगे हम आपको बताएंगे। ये जो भाग खाली है मैक्सिमम पार्ट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर। और परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है, केंद्र में, जिसको क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। 2 पॉइंट हो गया। इसके अलावा इन्होंने है ना, तो परमाणु केंद्र में को है ना, परमाणु का द्रव्यमान तो केंद्रित है, जिसको क्या बोला इन्होंने, नाभिक बोला। 2 पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्त, है ना। 1 मिनट। चलिए, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अधिकांश भाग तो खाली था, है ना, अधिकांश भाग खाली था, और बहुत कम भाग क्या है, बहुत कम भाग में कौन है, प्रोटॉन है, यानी बहुत कम भाग में प्रोटॉन है, यानी परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में है, जिसको नाभिक बोला गया। यानी नाभिक का आकार स्वाभाविक है, छोटा है ना, परमाणु के कंपेयर में। परमाणु तो एक गोला है ना, और अधिकांश भाग इन्होंने क्या बताया, खाली है, और परमाणु का द्रव्यमान छोटे से भाग में केंद्रित है, जिसको नाभिक बोला गया। इसका मतलब है नाभिक का आकार परमाणु के आकार से क्या है, छोटा है। एक पॉइंट और क्लियर होता है दोस्त कि नाभिक का जो आकार है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा है, परमाणु के आकार से छोटा है, छोटा है। एक पॉइंट ये भी दिया कि नाभिक का आकार क्या है, परमाणु के आकार से छोटा है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है दोस्त, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो 3 पॉइंट ही है जो कि कौन दिया था, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत से स्पष्ट हुआ। फिर से अगर इसको हम दोहराएं तो इन्होंने क्या किया था, अगर एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना हो तो आप याद रखिएगा कि रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में इन्होंने सोने की पतली चादर लिया, इसको गोल्ड फॉइल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और इस पे अल्फा कणों का प्रहार करवाया। अल्फा कण क्या है दोस्त, धनावेश कण है। इन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपण के 180 डिग्री पे पार हो जाते हैं, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। फिर इन्होंने क्या बताया, कुछ ही भाग है अल्फा कण का, कुछ ही किरण है जो कि क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि अधिकांश अल्फा जो किरण है बिना विक्षेपण के पार हो जाते हैं, यानी परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि कुछ ही अल्फा कण है जो कि क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। कुछ ही अल्फा कण है आप देख रहे हो जो कि विक्षेपित होते हैं। यानी इन्होंने बताया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, विक्षेपित होने का मतलब क्या है दोस्त, कि समान प्रकृति का आवेश होगा, ये धन आवेश है, इसका मतलब प्रोटॉन होगा, यहाँ पे ये भी धन आवेश है, तभी तो विक्षेपित हुआ है बीच में। तो विक्षेपित होने का मतलब क्या है, बीच में कौन है, प्रोटॉन वाला कण है। यही इनका कहना था कि कुछ ही अल्फा विकिरण है जो विक्षेपित होते हैं, यानी प्रोटॉन वाला कण इसको कहाँ मिला, बीच में, और प्रोटॉन वाला कण ही परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड करता है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित है और छोटे से जगह में केंद्रित है, जिसको नाभिक बोला। क्या बोला, नाभिक, इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे है, नाभिक में है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि चूंकि द्रव्यमान जो परमाणु का है नाभिक में, वो छोटे से क्षेत्र में केंद्रित है, इसलिए नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार से छोटा है। इन्होंने क्या बताया, नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा है। ये 3 पॉइंट बेसिकली रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत अगर आप पढ़ोगे तो ये बेसिकली ये 3 निष्कर्ष सामने आते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्त, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, इसको हम मिटाते हैं दोस्त। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है दोस्त, जो परमाणु द्रव्यमान है, जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्त, परमाणु, एक मिनट ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा है। जो परमाणु द्रव्यमान है दोस्त, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं हम, ए से, ठीक है। परमाणु संख्या अगर आपको पता, परमाणु संख्या को लिखना हो तो उसको कैसे लिखते हैं हम दोस्त, जेड से, है ना। प्रोटॉन की संख्या को लिखना हो, प्रोटॉन की संख्या को लिखना हो तो इसको कैसे लिखते हैं, पी से। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखते हैं ई से, और न्यूट्रॉन की संख्या को लिखना हो, न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको कैसे लिखते हैं, एन से।
ये तो आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गया कि यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गया कि जो परमाणु का द्रव्यमान है, परमाणु परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे है दोस्त? तो नाभिक में है। कहाँ पे है? तो आप बोलोगे नाभिक में है। रदरफोर्ड बता चुके हैं, रदरफोर्ड साहब ने बता दिए हैं, रदरफोर्ड सर ने बता दिए हैं कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ है? नाभिक में है। द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं दोस्त? ए से। तो ए जो होता है दोस्त वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी नाभिक में केवल प्रोटॉन ही नहीं है दोस्त, नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, और दोनों मिल के ही परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और ऋण आवेशित कण का द्रव्यमान काफी ज्यादा कम होता है, नगण्य होता है, और हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान काफी कम है। इसलिए परमाणु का जो द्रव्यमान है वो डिपेंड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। यानी ए बराबर क्या याद रखिएगा? पी प्लस एन है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्त कि जो परमाणु संख्या होंगे, जो परमाणु संख्या होते हैं वही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या, और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी किसी भी परमाणु के लिए आप याद रखिएगा जो उसका परमाणु क्रमांक होगा, आगे आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, जैसे आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है ना, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है ना, कार्बन का 6 है। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे कि परमाणु क्रमांक सबका दिया गया है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्त वही प्रोटॉन की संख्या होती है ना। यानी अगर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगी। तो याद रखिएगा जो परमाणु संख्या होते हैं वही प्रोटॉन की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अच्छा, पहला वाला फार्मूला क्या है? द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल के डिसाइड करता है, यानी ए बराबर पी प्लस एन। और सेकेंड फार्मूला क्या बना? जेड बराबर पी बराबर ई। तो सेकेंड फार्मूला जेड बराबर पी बराबर ई होते हैं। ये दो पॉइंट आपको और ज्यादा क्लियर होने चाहिए। बाकी रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत आप पढ़ लिए, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ा दिए, बेसिक जो फंडामेंटल है परमाणु के बारे में वो हम बता दिए। तो यहाँ से अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है? निकाल के हम आपको कुछ दिखाते हैं। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि द्रव्यमान संख्या निकालना है किसी भी परमाणु का तो वो पी प्लस एन के बराबर है, और जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जितने परमाणु संख्या होंगे उतने प्रोटॉन की संख्या होगी और उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, आपने पढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, Na का मतलब क्या है दोस्त? तो सोडियम है, सोडियम है। अगर हम बोलें इसका परमाणु संख्या कितना है तो बहुत को याद होगा, इसका परमाणु संख्या होते हैं 11। और परमाणु संख्या को कैसे लिखते हैं दोस्त? जेड से। यानी इसका जेड कितना है तो हम बोलेंगे जेड है 11। जेड कितना है? 11। अच्छा, अगर जेड 11 है तो पहला फार्मूला अगर आप लगाओगे जेड बराबर ई, यानी 11 अगर जेड है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 11। तो देखिए कि सोडियम के लिए अगर परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगी? 11 होगी। अगर हम बात करते हैं कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी तो आप याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या हमको आपको पहले पता होना चाहिए सोडियम का, तभी तो आप ए इक्वल टू पी प्लस एन लगाओगे, फिर एन कैलकुलेट करेंगे तो आपको ए तो पता होना चाहिए। तो आप याद रखना है छोटा सा ट्रिक, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है यानी किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है दोस्त वो परमाणु संख्या का दुगना होता है। ये सारे परमाणु संख्या में लागू नहीं होते ये रूल, लेकिन अप्रोक्सीमेट रूल ये है किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु संख्या का दुगना होता है। कब? जब आपका परमाणु क्रमांक सम संख्या हो, जब आपका परमाणु क्रमांक सम संख्या हो। जैसे कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6, 6 क्या है? सम संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 6 दूनी 12 होगा। लेकिन अगर विषम संख्या हो, परमाणु क्रमांक अगर विषम संख्या हो जैसा कि सोडियम का है, तब द्रव्यमान संख्या दुगना ही नहीं करना, उसमें एक भी जोड़ना पड़ेगा, उसमें एक जोड़ना भी पड़ेगा। यानी सोडियम का अगर हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो दुगना प्लस 1 करना होगा। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 2 गुना 11 प्लस 1 यानी कितना होगा? 23 होगा। कितना होगा? 23 होगा। अब आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो आप जानते हो ए बराबर क्या होते हैं? पी प्लस एन। ए कितना निकला? 23, पी प्लस एन। अब आप बताओ पी कितना है इसका? तो पी है 11, तो यहाँ पे आप 11 रखो प्लस एन करो, इधर कितना है? 23।
तो यहाँ पे n कितना आ गया, तो 23 माइनस 11, और ये कितना आ जाएगा दोस्त, 3 में से 1 गया 2 और 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 12। तो ये छोटा सा एक ट्रिक है द्रव्यमान संख्या निकालने का। द्रव्यमान संख्या ज्यादातर परमाणु संख्या का दुगना होता है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या का दुगना होता है कब, जब परमाणु संख्या क्या हो, सम संख्या हो। यानी जब परमाणु संख्या सम संख्या हो तो द्रव्यमान संख्या को परमाणु संख्या का दुगना करिएगा, और अगर परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या का दुगना, अब प्लस उसमें एक ऐड भी करना होगा, वो भी हम लिख देते हैं दोस्त। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो 2-3 चीज यहाँ पे आपको याद रखना होगा। पहला तो ये दोस्त, जो पहला हम फार्मूला बताए थे कि Z बराबर क्या होते हैं, P बराबर क्या होते हैं, E, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है और प्रोटॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। और दूसरा जो फार्मूला है दोस्त वो भी याद रखना होगा, A किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा P प्लस N का। यानी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों कहाँ होते हैं दोस्त, तो ये नाभिक में होते हैं, केंद्र में होते हैं, और यही दोनों मिलकर परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड करते हैं। ए क्या है, तो आप बोलोगे द्रव्यमान संख्या है, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। पी क्या है, तो आप बोलोगे ये प्रोटॉन की संख्या है, और एन क्या है, तो ये बोलोगे न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। यानी द्रव्यमान संख्या किसके बराबर है, पी प्लस एन। दूसरा याद रखना होगा। तीसरा, जो द्रव्यमान संख्या होते हैं है ना, परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होते हैं दोस्त, वो क्या होते हैं, परमाणु संख्या का दुगना। वो क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वो होते हैं परमाणु संख्या का दुगना होते हैं। तो दुगना कब होते हैं दोस्त, जब परमाणु द्रव्यमान संख्या सम संख्या हो। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या का दुगना होगा कब, जब परमाणु संख्या क्या हो, सम संख्या हो। यहाँ पे हम लिख दिए, जब परमाणु संख्या सम संख्या होगा तभी आप परमाणु संख्या का दुगना करोगे। लेकिन यदि परमाणु संख्या विषम हो, तब परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तब परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होगा दोस्त, वो परमाणु संख्या का दुगना, और इसमें एक आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप सोडियम देखे थे, है ना, सोडियम का परमाणु संख्या है 11 क्या है दोस्त, विषम संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा, तो 11 का दुगुना करो 22, और चूंकि विषम है तो उसमें एक जोड़ना भी पड़ेगा, तो 22 21 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप, है ना, लिथियम लेते हो, लिथियम की परमाणु संख्या है 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर है तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए दुगुना में एक जोड़ना पड़ता है, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा लिथियम का। अगर आप, है ना, बोरोन को लेते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो बोरोन होते हैं 5, बोरोन की परमाणु संख्या 5 होते हैं। 5 क्या है दोस्त, विषम संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा, तो विषम संख्या के लिए क्या रूल है, दुगुना में एक जोड़ना है, तो 5 दूनी 10 से क्या हो जाएगा 11, यानी बोरोन का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो 11 होगा। अगर सम संख्या होगा तो डायरेक्ट हम द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, उसका दुगुना कर देंगे। विषम संख्या हो तो दुगुना में हम एक जोड़ देंगे। ये कुछ ट्रिक है द्रव्यमान संख्या निकालने का, बाकी आप देख ही रहे हैं। ठीक है दोस्त, थैंक्स।